आप सभी का पुनः स्वागत है हमारे इस चैनल टोटल फिजिक्स में। मैं डॉक्टर मनीष कुमार तिवारी। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं कार्नोट रिवर्सिबल इंजन, हीट इंजन एंड रेफ्रिजरेटर और देन फाइनली कार्नोट थ्योरम क्या होता है। कार्नोट इंजन से संबंधित, कार्नोट रिवर्सिबल इंजन से संबंधित एक फुल वीडियो लेक्चर हमने इसके पहले पब्लिश किया था। तो इसके बैकग्राउंड को जानने के लिए, कंप्लीटली इंफॉर्मेशन के लिए आप हमारे इस पुराने वीडियो लेक्चर को आप लोग देख सकते हैं। तो सबसे पहले कार्नोट रिवर्सिबल इंजन को जानने से पहले हमें कार्नोट साइकिल के बारे में जानना होगा। कार्नोट साइकिल क्या होगा, तो इसको हमने इसके पहले के वीडियो लेक्चर में डिस्कस किया था। पुनः एक बार हम यहाँ पर इसको समझते हैं और समझने के बाद तो मान लेते हैं कि हमारे पास एक पीवी डायग्राम है जिसमें इस एक्सिस पर हमने वॉल्यूम को दिखाया और इस एक्सिस पर हमने प्रेशर को दिखाया। तो इनिशियली हमारा वर्किंग डिवाइस जो था वो पॉइंट ए पर था और देन फाइनली वो पॉइंट टी पर पहुंच जाता है एट कांस्टेंट टेम्परेचर T1 वेयर इट एब्जॉर्ब्स हीट एनर्जी H1। और यह प्रक्रिया जो है आइसोथर्मल प्रोसेस की होती है। देन नेक्स्ट ये पॉइंट सी पर पहुंचता है और यह प्रक्रिया जो है एडियाबेटिक प्रोसेस है। तो एडियाबेटिक प्रोसेस है तो इसमें डेल्टा H की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। देन नेक्स्ट सी से अंदर पॉइंट डी पर पहुंच जाती है हमारी वर्किंग डिवाइस और यह टेम्परेचर T2 पर प्रोसीड होता है और इसमें हीट एनर्जी H2 सिंक को रिजेक्ट किया जाता है। और फाइनली एक अनदर एडियाबेटिक प्रोसेस होती है और यहां से डी से ए पर। तो ये जो अभी आपको दिख रहा है साइकिल ABCD, इसको हम कार्नोट साइकिल कहते हैं। इसी को हम लोग कार्नोट साइकिल कहते हैं। ओके, तो इसमें आप ये समझ सकते हो कि A से B प्रोसेस isothermal process taking place at temperature T1 during which thermodynamical system or working device absorbs heat energy H1 from the source which is at temperature T1. For the process B to C, the process is adiabatic during which no heat energy is gained or rejected by working device. For the process C to D, the heat energy H2 is rejected to the sink which is at lower temperature T2, and this is again an isothermal process. And for process D to A, again adiabatic process will take place. This is the complete reversible cycle. Then, तो यहां से हम लोग क्या स्पेसिफाई कर सकते हैं कि कार्नोट साइकिल is a perfect reversible cycle. अब रिवर्सिबल साइकिल होने का मतलब क्या हुआ, तो when कार्नोट reversible engine is operated in forward direction, then it works as heat engine.
ये सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है कि जब कर्नाट रिवर्सिबल इंजन को हम लोग फॉरवर्ड डायरेक्शन में ऑपरेट करते हैं, तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में ऑपरेट करने का मतलब क्या हुआ कि सोर्स से हायर टेम्परेचर से एनर्जी ले, कुछ आउटपुट वर्क करे और रेस्ट अमाउंट ऑफ एनर्जी सिंक एट लोअर टेम्परेचर को दे दे। तो इस तरह की प्रोसेस को हम लोग फॉरवर्ड प्रोसेस कहेंगे। और यदि कोई रिवर्सिबल इंजन इस प्रकार से काम कर रहा है तो उसको हम लोग कहेंगे हीट इंजन। तो हीट इंजन क्या होता है? तो हीट इंजन एक ऐसा मैकेनिकल डिवाइस है जो हीट एनर्जी को मैकेनिकल वर्क में चेंज करने की कैपेबिलिटी को रखता है। अब वर्क डन कितना होगा? तो जो साइकिल का एरिया होगा ABCD, यही वर्क डन होगा। ठीक है। अब हम इसी चीज को जो मैंने बताया, इसी को हम लोग एक ब्लॉक डायग्राम के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे। तो मान लिया जाए कि हमारे पास एक सोर्स है एट हायर टेम्परेचर T1। तो सोर्स क्या है? एक्चुअली एक रिजर्वायर है जो कि T1 टेम्परेचर पर मेंटेन है और इससे हम लोग कोई भी एनर्जी ड्रा कर सकते हैं। नेक्स्ट है एक वर्किंग डिवाइस है जो आउटपुट रूप में हमें वर्क देगा और फाइनली एक लोअर टेम्परेचर पर हमारे पास यहां सिंक है जो टेम्परेचर T2 पर है। तो यहां पर क्या बताया गया कि सोर्स एट हायर टेम्परेचर T1 से यह वर्किंग डिवाइस H1 एनर्जी एब्जॉर्ब करता है, W वर्क करता है और देन आउटपुट ग्रुप में एरो बाहर दिखाया मैंने, आउटपुट वर्क देगा ये, और देन जो रेस्ट अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है वह सिंक को दे दिया जाता है। तो यदि इस तरह से प्रक्रिया हो रही है तो यह हीट इंजन का डायग्राम होगा और इस तरह से हीट इंजन काम करता है। अब हीट इंजन टर्म में हम लोग इफिशियंसी निकालते हैं। तो यहां से वर्क डन की वैल्यू निकाल ले तो कितना होगा? देखो H1 इक्वल होगा, इनपुट है, और W और H2 आउटपुट है। तो W कितना हो जाएगा? H1 माइनस H2, ये वर्क डन हो गया। इफिशियंसी निकाल सकते हैं, इफिशियंसी कितना होगा? तो आउटपुट वर्क कितना है और कितना एनर्जी रिसीव किया गया था। तो इस वैल्यू को अगर हम रख दें तो ये कितना हो जाएगा? H1 माइनस ऑफ H2 बाई H1, और दिस इंप्लाई दैट इफिशियंसी इज इक्वल टू 1 माइनस H2 बाई H1। अब हम लोग इसी चीज को टेम्परेचर के फॉर्म में भी लिखे हुए थे, आल्सो इन फॉर्म ऑफ टेम्परेचर, इन फॉर्म ऑफ टेम्परेचर। तो इफिशियंसी क्या हो जाएगा? तो 1 माइनस T2 बाई T1। T2 क्या है? टेम्परेचर ऑफ द सिंक। T1 क्या है? टेम्परेचर ऑफ द सोर्स। तो इन परसेंटेज फॉर्म में अगर देखा जाए तो ये कितना होगा? तो दिस विल बी इक्वल टू 1 माइनस H2 बाई H1 इंटू 100, और टेम्परेचर के फॉर्म में अगर लिखना चाहें तो 1 माइनस T2 बाई T1 इंटू 100। तो ये इफिशियंसी के लिए फॉर्मूला हो गया। अब इसका मतलब क्या है, सेंस क्या है कि यदि आपका कोई हीट इंजन है वह T1 T2 टेम्परेचर के बीच में कार्य करता है तो उसकी इफिशियंसी को आप लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है। तो इतनी बातों को हम ब्रीफली मैं यहां पर लिखा हूं और इसी चीज को हम लोग इसके पहले वाले लेक्चर में भी डिटेल में स्टडी किए हुए थे। अब हम लोग नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वह रेफ्रिजरेटर से स्टार्ट होता है। तो रेफ्रिजरेटर को हम लोग आगे देखते हैं। तो क्या बताया गया? When Carnot reversible engine is operated in reverse direction, then it works as refrigerator.
तो ये रिवर्स डायरेक्शन का मतलब क्या होता है, आप क्या होगा रिवर्स डायरेक्शन का? तो पुनः हम लोग देखते हैं कि मान लिया जाए हमारे पास एक रिजर्वायर है जिसको कि हम लोग सोर्स नाम देते हैं और यह टेम्परेचर T1 पर है। एक हमारे पास वर्किंग सब्सटेंस डिवाइस है और नेक्स्ट हमारे पास एक अनदर रिजर्वायर है जो लोअर टेम्परेचर पर है और ये टेम्परेचर T2 है जिसको कि हम लोग पहले सिंक कहते थे। तो अब होगा क्या, आप सपोज मान करें यहां से कि सिंक से H2 एनर्जी ड्रा किया गया लोअर टेम्परेचर, ध्यान देना लोअर टेम्परेचर से H2 एनर्जी ड्रा किया गया। अब यह एनर्जी जो है स्वतः तो एब्जॉर्ब नहीं की जाएगी, तो इसके लिए हमें इस पर कुछ वर्क करना पड़ेगा। तो W वर्क जब किया तो H2 एनर्जी जो है सिंक से लिया गया और देन H1 एनर्जी जो है सोर्स को एट हायर टेम्परेचर T1 पर दे दिया गया। तो मीन्स व्हेन एनर्जी इज ड्रॉन फ्रॉम सिंक which is at lower temperature and rejected to the reservoir which is at higher temperature, then such device is called refrigerator। तो हम इसको रेफ्रिजरेटर कहेंगे। तो जो अभी ऊपर डेफिनेशन लिखा इसी को हम लोग इस प्रकार से भी लिख सकते थे कि द Carnot reversible engine which takes heat from reservoir at lower temperature in presence of some external work done W and reject heat amount of energy H1 to the reservoir at higher temperature T1. Then the working is known as refrigeration and the device is called refrigerator. Clear? तो रेफ्रिजरेटर के केस में भी अगर हम लोग W की वैल्यू को कैलकुलेट करें तो देखो यहां पर क्या बता सकते हैं कि W एंड H2 इनपुट है और H1 आउटपुट दे रहा है। तो इसका मतलब H1 इज इक्वल टू W प्लस H2। तो W की वैल्यू कितना हो जाएगा? द वर्क डन W इज इक्वल टू H1 माइनस H2। वर्क डन हो गया H1 माइनस H2 के बराबर। ये तो सिंपल है। अब हम लोग क्या कर सकते हैं कि जब रेफ्रिजरेटर की बात आती है तो यहां पर हम लोग कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस निकालते हैं। तो इन केस ऑफ रेफ्रिजरेटर कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस is calculated. The coefficient of performance P is equal to H2 by W। तो H2 का मतलब क्या हुआ? कितना हीट एब्जॉर्ब किया सिंक से लोअर टेम्परेचर से और कितना वर्क किया, इन दोनों का रेशियो क्या कहलाएगा? कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस कहलाएगा। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि W की जो वैल्यू है H1 माइनस H2 के बराबर है, तो दिस इंप्लाई दैट द कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस इज इक्वल टू H2 अपॉन H1 माइनस H2, H1 माइनस H2। और इसी को जब परसेंटेज में निकालना होगा तो इसी में 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इन परसेंटेज फॉर्म तो P की वैल्यू क्या हो जाएगा? H2 अपॉन H1 माइनस H2 इंटू 100। ठीक है। अब इसी चीज को हम लोग जरा कंपेयर करते हैं इफिशियंसी और कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस में। तो इफिशियंसी क्या है, कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस क्या है, दोनों का हम लोग कंपैरिजन कर लेते हैं कि क्या होता है, दोनों में क्या रिलेशन होगा। तो हम लोग जानते हैं जैसा कि इफिशियंसी होता है H1 माइनस H2 बाई H1, ठीक है। और कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस क्या है? एंड कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस इज इक्वल टू H2 अपॉन H1 माइनस H2।
तो इसको आप लिखना चाहें अगर तो इसको क्या लिख सकते हो? तो ईटा इज इक्वल टू 1 माइनस H2 बाई H1 एंड दिस इम्प्लाई दैट H2 बाई H1 इज इक्वल टू 1 माइनस ईटा। अब यहां पर हम लोग क्या लिख सकते हैं कि P इज इक्वल टू 1 अपान H1 बाई H2 माइनस 1, ऐसा लिख सकते हैं इसको। तो अब इसको तो चेंज कर सकते हैं हम लोग, है कि नहीं? तो P की वैल्यू कितना हो जाएगा, या इसी को हम लोग H2 को भी कॉमन, H1 को भी कॉमन निकाल सकते थे। तो दिस इम्प्लाई दैट P इज इक्वल टू 1 अपान H1 बाई H2 की वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 अपान 1 माइनस ईटा एंड दिस इज माइनस 1। ठीक है, तो एलसीएम ले लेंगे अगर हम लोग तो क्या आ जाएगा, ये 1 माइनस ईटा ऊपर चला जाएगा, ये 1 माइनस ईटा, तो P इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस ईटा 1 माइनस ईटा। तो दिस इज व्हाट इक्वल टू 1 माइनस ईटा इज इक्वल टू 1 से 1 कैंसिल और ईटा। तो P इक्वल टू 1 बाई ईटा माइनस 1। तो यह एक रिलेशन ऐसे है, या ईटा के फॉर्म में अगर लिखेंगे तो P प्लस 1 इज इक्वल टू 1 बाई ईटा, या ईटा इज इक्वल टू 1 अपान P प्लस 1। तो इस तरह से हम लोग इसमें रिलेशन बता सकते हैं। अब इसी को हम लोग एक एग्जाम्पल के रूप में देख लेते हैं, कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस को। तो मैंने इसके पहले के लेक्चर में मैंने इफिशियंसी को भी कैलकुलेट किया था। तो हम लोग इसको ऐसे कहेंगे कि मान लिया जाए कि हमारे पास एक कर्नाट रिवर्सिबल इंजन है जो कि रिवर्स डायरेक्शन में काम कर रहा है, और वह H2 इज इक्वल टू 200 जूल एनर्जी सिंक से लेता है एट टेम्परेचर T2, लोअर टेम्परेचर पर H2 एनर्जी लेता है। ठीक है, और W इज इक्वल टू, और इस 200 जूल एनर्जी लोअर टेम्परेचर से ड्रा करने के लिए 100 जूल की एनर्जी खर्च करनी पड़ती है, वर्क करना पड़ता है। ठीक है, तो हमसे पूछा गया कि कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस क्या होगा। तो इसी चीज को हम लोग ऐसे ब्लॉक डायग्राम में ऐसे दिखा सकते हैं। ये हमारे पास है, तो यहां से जो लिया गया वह 200 जूल, और वर्क जो इस पर किया गया 100 के बराबर। तो अगर हमें यह पता चल जाए तो हम लोग कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस को निकाल सकते हैं। तो हम लोग ये जानते हैं, सिंस H1 इज व्हाट, H1 की वैल्यू कितना हो जाएगा, W प्लस H2। तो दिस इंप्लाई दैट W प्लस H2 क्या है, W की वैल्यू 100 है और H2 की वैल्यू 200 है, तो दिस इज इक्वल टू 300। तो H1 की वैल्यू, तो H1 की वैल्यू तो अब मिल गया हमें, तो कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस आसानी से हम निकाल सकते हैं। सिंस कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस इज व्हाट, H2 अपान H1 माइनस H2, है ना। तो H2 की वैल्यू क्या है, 200, H1 माइनस H2 की वैल्यू कितना हो जाएगा, तो W के बराबर 100 है ये, तो P की वैल्यू हो गया 2, या इसी को लिख सकते हो 200%। कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस कितना हो गया, 200% हो गया। तो इसके पहले वाले में हम लोग केस में इफिशियंसी कैलकुलेट किए थे जब, तो वहां पर पाया था कि इफिशियंसी का जो वैल्यू होता है वह 1 से हमेशा कम होता है, और जब परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे तो 100 से नीचे हमेशा होगा। तो इफिशियंसी इज ऑलवेज लेस देन 1, जबकि कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस हमेशा 1 से बड़ा होता है। ठीक है, तो यह दोनों में संबंध था, रिलेशन था। तो इस प्रकार से हम लोगों ने रेफ्रिजरेटर का पार्ट भी फिनिश कर लिया। अब नेक्स्ट हम लोग जो स्टडी करने जा रहे हैं वह एक बहुत ही महत्वपूर्ण थ्योरम है, और इससे हम बहुत सी चीजों को डिराइव करते हैं। जैसे हम लोग जिसका नाम है, जिसको बता दें, वह है कर्नाट थ्योरम। और कर्नाट थ्योरम से हम लोग काफी चीजों को प्रूव करते हैं। एब्सोल्यूट स्केल ऑफ टेम्परेचर की बात करते हैं, नॉट एग्जिस्टेंस ऑफ जीरो टेम्परेचर की बात कर सकते हैं, इस तरह से बहुत चीजें बता सकते हैं हम लोग। ठीक है, तो सबसे पहले कि कर्नाट थ्योरम क्या होता है हम लोग इसको देखेंगे कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कर्नाट थ्योरम। कर्नाट थ्योरम का स्टेटमेंट क्या है।
कर्नाट थ्योरम। और देन इसको हम लोग प्रूफ भी करेंगे। तो कर्नाट थ्योरम का स्टेटमेंट क्या है, जरा इसको स्टेटमेंट को देख लिया जाए। तो पहला स्टेट, इसको हम लोग कई तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। तो एक तरीका क्या है, अगर एक सिंपल वे में हम लोग बात करें कि डिफिनेशन क्या हो सकता है इसका, ऑल रिवर्सिबल इंजन्स working between same temperature limit will have same efficiency। एक तो डिफिनेशन है। इसका मतलब क्या होता है कि यदि हमारे पास बहुत से रिवर्सिबल इंजन है लेकिन वो सभी के सभी एक ही टेम्परेचर लिमिट में काम करते हैं, मतलब कि सोर्स और सिंक सबके लिए एक ही हो, तो ऐसे केसेस में चाहे जो भी रिवर्सिबल इंजन इस्तेमाल करिए, सोर्स और सिंक का टेम्परेचर एक है तो उनकी इफिशियंसी भी डेफिनेटली एक ही आएगी। क्लियर? तो इसका मतलब यह होता है कि जितने भी रिवर्सिबल इंजन्स हैं जो सेम टेम्परेचर लिमिट के बीच में काम करते हैं उनकी इफिशियंसी एक होती है और इफिशियंसी उनके वर्किंग सब्सटेंस पर डिपेंड नहीं करता है। मतलब हमने वर्किंग डिवाइस में सिलेंडर में क्या रखा था इस बात पर निर्भर नहीं करता है। इसी प्रकार से जो दूसरा डेफिनेशन हम दे सकते हैं इसी को, no engine can be more efficient than perfect reversible engine working between same temperature limit। तो इसका क्या मतलब होता है? तो सपोज कि हमने एक ही टेम्परेचर लिमिट में कोई एक इंजन ले लिया, मान लीजिए जाए कि 400 से 200 केल्विन के बीच में कोई इंजन काम कर रहा है, मैंने लिया और हमने कहा कि इसकी इफिशियंसी जो है सबसे ज्यादा है, बाकी लोग का सबका इससे कम आएगा। तो यदि 400 से और 200 टेम्परेचर के बीच में, केल्विन टेम्परेचर के बीच में कोई रिवर्सिबल इंजन काम करेगा, जो उसकी इफिशियंसी आएगी वो सबसे मैक्सिमम होगी, उससे ज्यादा इफिशियंसी का कोई इंजन हो ही नहीं सकता। यही दो स्टेटमेंट है। तो ओवरऑल हम यह कह सकते हैं कि जितने भी रिवर्सिबल इंजन्स होंगे सेम टेम्परेचर लिमिट के बीच में काम करेंगे, उनकी इफिशियंसी सेम हो। और यदि कोई दूसरा इंजन आप रखते हो जो रिवर्सिबल नहीं भी है और उन्हीं टेम्परेचर लिमिट के बीच में उसको ऑपरेट करते हैं, तो इस इंजन की इफिशियंसी कभी भी रिवर्सिबल इंजन की इफिशियंसी से ज्यादा नहीं हो सकती। इसके बाद एक महत्वपूर्ण टर्म यह भी है कि कर्नाट रिवर्सिबल इंजन की इफिशियंसी वर्किंग सब्सटेंस पर डिपेंड नहीं करता है कि आपने वर्किंग सब्सटेंस के रूप में वर्किंग सिलेंडर के अंदर आपने क्या रखा हुआ है। कोई भी चीज रखिए, कोई भी मटेरियल उसके अंदर रखिए एज ए वर्किंग डिवाइस, उससे इफिशियंसी प्रभावित नहीं होती है। इसको तो बहुत सिंपल वे में आप दिखा भी सकते हो। इसलिए दिखा सकते हो जैसे कि अभी हम लोग इसके पहले के टर्म पर लिखे थे हम लोग कि इफिशियंसी देखो, इसमें कहीं पर भी
यह नहीं आया है कि W जो है इस बात पर निर्भर करेगा कि वर्किंग डिवाइस के अंदर आपने क्या रखा है, कहीं पर भी नहीं है। बस कितना एनर्जी लिया, कितना दिया, किस टेम्परेचर से लिया, किस टेम्परेचर पर दिया, बस इसी को इसमें यूज करना है। ठीक है, तो यह जो हमने दो चीज लिखा, यह कर्नाड थ्योरम है। अब हम लोग इसको प्रूफ करेंगे, कि कैसे इसको प्रूफ कर सकते हैं भाई, इसको कैसे आप बता सकते हैं कि जो आपने बताया वो सही है। तो इसके लिए हम लोग प्रूफ लिखेंगे, और जो हम लोग प्रूफ करेंगे वो कंट्राडिक्शन मेथड से प्रूफ करेंगे। तो कंट्राडिक्शन मेथड से क्या है, अब जरा समझिए। तो कंट्राडिक्शन मतलब का, जैसे हमने कहा कि कोई एक, जैसे अब इसको ड्रा कर लेते हैं, देखते हैं। तो इसको प्रूफ करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि दो रिवर्सिबल इंजन लेते हैं जो एक ही टेम्परेचर लिमिट के बीच में कार्य करते हैं। तो हमारे पास एक हाई टेम्परेचर है जिसको कि हम लोग सोर्स कह रहे हैं, और इसको टेम्परेचर T1 दिया। दूसरा एक लोअर टेम्परेचर है जिसको सिंक कर रहे हैं, इसका टेम्परेचर T2 डिसाइड किया। हमारे पास एक रिवर्सिबल इंजन है जिसको कि मैंने A कह दिया। तो A क्या कर रहा है कि T1 टेम्परेचर पर H1 एनर्जी सोर्स से लिया, W वर्क डन किया, और रेस्ट अमाउंट ऑफ एनर्जी H2 सिंक एट लोअर टेम्परेचर T2 पर रिजेक्ट कर दिया। ठीक, अब हमने क्या किया कि एक दूसरा रिवर्सिबल इंजन भी लिया जिसको कि हमने B से दिखाया कि यह दूसरा रिवर्सिबल इंजन B है। यह क्या काम करता है कि सिंक से H2 डैश एनर्जी लेता है, और ये H2 से मतलब H2 डैश एनर्जी ले रहा है सिंक से लोअर टेम्परेचर पर, तो कुछ वर्क करना पड़ेगा। तो वो वर्क कहां से आ रहा है, तो जो इंजन A के द्वारा वर्क किया गया, आउटपुट दिया, निकला जहां से वर्क का, वो हमने इस B को कंप्लीटली दे दिया। तो इस तरह से कह सकते हो कि यह एक कपल्ड इंजन बन गया, मतलब A का पूरा वर्क B को दे दिया गया, और इस वर्क के प्रेजेंस में H2 डैश एनर्जी लिया, और H1 डैश एनर्जी जो है सोर्स एट हायर टेम्परेचर पर दे दिया। तो इस तरह से हम यह कह सकते हैं कि A एंड B आर कपल्ड reversible engines working between same temperature limit T1 and T2. So let there are two reversible engines which are coupled together. ठीक है, these two reversible engines A and B are working between same temperature limits T1 and T2 as shown in फिगर। मैं फिगर में दिखा दिया। ठीक है, तो ये तो जनरल हमने क्या लिया इसको प्रूफ करने के लिए, मैंने इसको दिखा दिया। ठीक है, अब हमें प्रूफ कैसे करेंगे। तो मान लेते हैं सपोज कि बराबर नहीं है, तो कोई छोटा या कोई बड़ा होगा। हम ऐसा मान लेते हैं, यही ना, कि अगर बराबर नहीं होगा तो हो सकता है कि एक बड़ा होगा एक छोटा होगा। तो लेट A is more efficient than B। A की इफिशियंसी ज्यादा है B से, तो इसको आप क्या लिख सकते हो कि ईटा A इज ग्रेटर देन ईटा B, ऐसा लिख सकते हो। ईटा A इज ग्रेटर देन ईटा B। ठीक है, अब यहां पर ईटा A क्या होगा, तो आप जैसा जानते हो कि इफिशियंसी क्या होता है 1 माइनस या H1 माइनस H2 बाई H1, यही होता है। तो A के लिए क्या कर रहे हो, अब देखो A को क्या है, H1 लिया, H2 रिजेक्ट किया है। ठीक है, तो इसको क्या लिखोगे H1 माइनस H2
बाई H1 हो जाएगा। और ये तब ग्रेटर देन ईटा बी क्या लिया आपने, तो ईटा बी को लिखोगे H1 डैश माइनस H2 डैश अपान H1 डैश, यह हो गया। ठीक है, ये तो लिख लिया, एक इक्वेशन नंबर 1 हो गया। तो इसको 1 मान लेते हैं, इसको हमने 2 कह दिया। ठीक, अब या देखो, सिंस WA इज व्हाट, H1 माइनस H2 एंड WB की वैल्यू है वो H1 डैश माइनस H2 डैश है। और हमने क्या बताया था कि A और B कपल्ड है, H1 डैश माइनस H2 डैश B WB हो गया और H1 माइनस H2 क्या WA हो गया। हमने कहा कि A और B जो है कपल्ड है, मतलब कि A का जो आउटपुट वर्क मिलेगा वो B को इनपुट के रूप में दे दिया जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब कि WA इज इक्वल टू WB, तो हियर WA इज इक्वल टू WB, ये इक्वेशन नंबर 3। तो इक्वेशन नंबर 2 से जरा देखो, दोनों का डिनोमिनेटर क्या है, ये WA WB है। तो फ्रॉम इक्वेशन 2 W, और इसको हम लोग ने W मान लिया, लेट W अपान H1 इज ग्रेटर देन W अपान H1 डैश। बात समझ रहे कि W बाई H1 इज ग्रेटर देन W बाई H1 डैश। तो इससे क्या मतलब निकला, यहां से यह निकला कि चूंकि W तो दोनों का आपस में बराबर है, तो इसका मतलब यह हुआ कि 1 बाई H1 इज ग्रेटर देन 1 बाई H1 डैश, या इसको लिख सकते हो कि H1 डैश इज ग्रेटर देन H1। ये इक्वेशन नंबर 4, ये आपको मिला, H1 डैश बड़ा है H1 से। तो अभी आपने देखा कि WA इज इक्वल टू WB है। ठीक है, और WA की वैल्यू क्या है, H1 माइनस H2, और WB की वैल्यू क्या है, H1 डैश माइनस H2 डैश। अब ध्यान से समझने की बात है यहां पर। तो अब देखो जरा, H1 डैश बड़ा है H1 से, तो इसको हम थोड़ा रिवर्ट कर देते हैं, उल्टा लिख देते हैं, मतलब इसको इधर लिख लेते हैं, तब ज्यादा समझ में आएगा। तो H1 डैश माइनस H2 डैश इज इक्वल टू H1 माइनस H2। अब समझिए जरा, ये दोनों वर्क बराबर है और हमने यह कहा कि H1 डैश H1 से बड़ा है, H1 डैश H1 से बड़ा है, तो डेफिनेटली ये पूरी क्वांटिटी बराबर होने के लिए इससे H2 डैश को बड़ा होना पड़ेगा H2 डैश से। ठीक है ना, तो यूजिंग इक्वेशन 4 वी में conclude that H2 dash is greater than H2 also। फिर से मैं समझा दे रहा हूं इस चीज को कि देखो, ये तो वर्क डन हमने पहले भी यूज किया है कि कपल्ड है तो A का आउटपुट वर्क जो है B को दे दिया गया है। ठीक है, ये तो समझ में आ गया। तो हमने B वाले को पहले, A वाले को बराबर बाद में लिखा है। ठीक है, तो यहां से देखो H1 डैश बड़ा है H1 से, मतलब यह क्वांटिटी बड़ी है इससे। ठीक, तो डेफिनेटली जो ये वैल्यू आएगा वह इसके जब बराबर करना है, तो जब यह बड़ा है इससे तो इसको भी बड़ा रखना पड़ेगा इससे, H2 डैश को बड़ा होना पड़ेगा H2 से, है ना। तो अब ये 4 और 5 ये इस तरह से हो गया। ठीक, तो H2 डैश बड़ा हो गया, इसका मतलब ये हुआ ठीक है। अब हम इसी चीज को ड्रा करने जा रहे हैं। ठीक, तो H2 डैश इज ग्रेटर देन H2, क्लियर। अब हम लोग यहां से क्या करने जा रहे हैं कि द नेट हीट ड्रॉन एट टेम्परेचर T1, तो T1 टेम्परेचर से कुल कितना नेट हीट ड्रा किया गया, तो H1 लिया था, H1 डैश दिया है, यही ना, H1 लिया है, H1 डैश दिया है। चूंकि हमने प्रूफ किया कि H1 डैश बड़ा है H1 से,
तो इसका मतलब नेट कितना इसमें चेंज हुआ, है ना। तो ड्रॉ नहीं किया, यहां पर क्या आ रहा है, हमने ड्रॉ नहीं किया, हम इसको प्रोवाइड किए, इसको प्रोवाइड किए। तो नेट हीट चेंज, चेंज लिख सकते हैं इसको, चेंज एट टेम्परेचर T1। तो क्या है H1 डैश माइनस H1। अब ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि H1 डैश मैंने दिया है टेम्परेचर T1 पर और H1 लिया है और H1 डैश बड़ा है H1 से, तो इसका मतलब हमने नेट हीट एनर्जी क्या दिया है, टेम्परेचर T1 को दिया है। दूसरा लॉस ऑफ हीट, जब ये गेन कर रहा है तो लॉस होगा T2 टेम्परेचर पर, तो लॉस ऑफ हीट एट टेम्परेचर T2, तो वह कितना है, तो इसको भी देख लेते हैं फिर से हम लोग। तो यहां पर देखो क्या है, H2 इसको दे रहे हैं और H2 डैश ले रहे हैं, तो H2 डैश बड़ा है H2 से, ऐसा हमने प्रूफ किया है अभी। तो H2 डैश बड़ा है H2 से, इसका मतलब जितना सिंक से ले रहे हैं उससे कम उसको दे रहे हैं, तो इसका मतलब ओवरऑल इसका लॉस हुआ है। तो कितना लॉस हो गया, तो उस लॉस को लिखोगे तो बताओगे H2 डैश माइनस H2। नेट वर्क डन कितना हो गया, तो नेट वर्क डन 0 हो गया, क्योंकि ए ने जितना आउटपुट वर्क दिया, ए ने जितना आउटपुट वर्क दिया बी ने उतना ले लिया, तो नेटवर्क 0। तो अब ओवरऑल मैं क्या बताने जा रहा हूं, अब इसी को हम लोग फिर ब्लॉक डायग्राम से समझेंगे। अब तो हमारे पास क्या है, सोर्स है एट टेम्परेचर T1, दूसरा क्या है सिंक एट टेम्परेचर T2। यहां से एनर्जी आप ले रहे हो, कितना लिया, तो H2 डैश माइनस H2 के बराबर, और इसको दिया कितना, तो H1 डैश माइनस H1, और यह भी H1 डैश बड़ा है H1 से, तो इसका मतलब ये ग्रेटर देन 0 है। H2 डैश बड़ा है H2 से, इसका मतलब यह भी 0 से बड़ा है, और वर्क की वैल्यू क्या है 0। तो अब देखो यहां पर क्या हो रहा है, एक्चुअली में जो मैंने बताया उसके हिसाब से हमने क्या माना था, देखो बताया किस बेस पर, यह भी समझ लीजिए। तो हमने यह कहा था स्टार्टिंग में कि ए की इफिशियंसी बी से ज्यादा है, और ए की जब इफिशियंसी बी से ज्यादा मान रहे हैं हम लोग, तब हमें यह कंक्लूजन मिला है जो अभी मैं यहां पर ड्रा किया हूं। क्लियर है ना। तो इसका मतलब क्या हो रहा है, इसका मतलब यह हो रहा है कि हम हीट एनर्जी को लोअर टेम्परेचर से ले रहे हैं और हायर टेम्परेचर पर रिजेक्ट कर रहे हैं इन अब्सेंस ऑफ एनी एक्सटर्नल वर्क डन। समझा, इस कंक्लूजन मतलब ईटा ए इज ग्रेटर देन ईटा बी हमने लिया, तो उससे यह कंक्लूजन निकला मेरा कि हम लोग लोअर टेम्परेचर एट T2 से H2 डैश माइनस H2 के बराबर एनर्जी ले रहे हैं, और हायर टेम्परेचर एट सोर्स एट टेम्परेचर T1 H1 डैश माइनस H1 की वैल्यू एनर्जी उसको दे रहे हैं, और इस प्रक्रिया में कोई वर्क डन भी नहीं किया गया। तो दिस इज द वायलेशन ऑफ सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, दिस इज द वायलेशन ऑफ सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। अब ऐसे कैसे हो गया, कैसे वायलेशन हो रहा है, तो सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में यह कहता है कि इट इज इम्पॉसिबल to draw heat energy from a reservoir at lower temperature and reject it to another reservoir at higher temperature in absence of any external work done। मतलब इसका मतलब यह है कि हम लोग एक लोअर टेम्परेचर से हीट एनर्जी को ड्रा करके हायर टेम्परेचर पर रिजेक्ट नहीं कर सकते यदि कोई वर्क डन नहीं है, तो नहीं कर सकते ऐसा। लेकिन यहां तो दिख रहा है ऐसा, यहां तो यह दिख रहा है कि हम लोग इतना एनर्जी लोअर टेम्परेचर से ले रहे हैं और इतना एनर्जी हायर टेम्परेचर को दे रहे हैं, ये तो यहां दिख रहा है, और कोई वर्क डन भी नहीं है। तो दिस इज द वायलेशन ऑफ सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो दैट इज heat
heat energy is drawn from reservoir at lower temperature and rejected to another reservoir at higher temperature without any work done. This is the violation of second law of thermodynamics. बात समझा? तो जब सेकेंड लॉ का वायलेशन हो गया तो इसका मतलब कि जो आप बता रहे हैं या जो पूरी प्रक्रिया हम जो आपको समझाया मैंने, यह सही नहीं है, ऐसा संभव ही नहीं है। तो यह संभव नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ? तो दिस इंप्लाई दैट ईटा ए इज नॉट ग्रेटर देन ईटा बी। ईटा ए की वैल्यू जो है ईटा बी से बड़ी नहीं हो सकती है। क्लियर? अब हम लोग इसके उल्टा जब प्रारंभ करेंगे तो पहले भी क्या लिया था? ईटा ए ग्रेटर देन ईटा बी। सिमिलरली when we consider ईटा बी इज ग्रेटर देन ईटा ए, मान लो ठीक है ईटा ए बड़ा नहीं है ईटा बी से, तो ईटा बी बड़ा हो सकता है ईटा ए से, ऐसा मान लेते हैं। दिस इज also violates second law of thermodynamics। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ईटा ए बड़ा नहीं है ईटा बी से एंड ईटा बी बड़ा नहीं है ईटा ए से। तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि दोनों आपस में बराबर हैं। तो thus all reversible engines working between same temperature limit will have सेम इफिशियंसी। तो इस तरीके से हम लोगों ने प्रूफ कर लिया कि जितने भी रिवर्सिबल इंजन्स हैं, यदि सभी के सभी एक ही टेम्परेचर लिमिट पर या एक ही टेम्परेचर लिमिट के बीच में कार्य कर रहे हैं, मतलब कि सोर्स और सिंक का टेम्परेचर सबके लिए एक ही है, तो सभी की इफिशियंसी एक जैसी होगी, चाहे वह फॉरवर्ड डायरेक्शन में काम कर रहा हो चाहे रिवर्स में काम कर रहा हो। क्लियर? दूसरा चीज कि यदि हमने पहले ही ऐसा बता दिया है कि कोई भी प्रैक्टिकल इंजन की इफिशियंसी कार्नोट इंजन से ज्यादा नहीं हो सकती, तो इसका मतलब यह होता है कि जितने भी रिवर्सिबल इंजन्स हैं अगर एक ही टेम्परेचर लिमिट के बीच में कार्य कर रहे हैं तो उनकी इफिशियंसी उन सभी प्रैक्टिकल इंजन से ज्यादा होगी जो उसी टेम्परेचर लिमिट के बीच में कार्य कर रहे हैं। ठीक है? तो इस तरह से हम लोग कार्नोट थ्योरम को प्रूव कर लेते हैं। तो हमारी जो मेन फाइंडिंग थी वह क्या थी कि रेफ्रिजरेटर क्या होता है, हमने उसको समझा। कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस कैसे निकालते हैं, हमने उसको समझा। और साथ ही साथ एक एग्जाम्पल को भी लेकर के साबित किया। इसके बाद दिन हम लोगों ने कार्नोट थ्योरम को देखा और कार्नोट थ्योरम से भी हम लोगों ने कंक्लूजन फाइंड आउट कर लिया और बताया कि जो भी रिवर्सिबल इंजन्स हैं एक ही टेम्परेचर लिमिट के बीच में कार्य कर रहे हैं तो उनकी इफिशियंसी हमेशा एक ही होगी। कोई भी अनदर प्रैक्टिकल इंजन उसी टेम्परेचर लिमिट के बीच में काम करके हाईली इफिशियंट नहीं हो सकता है। और साथ ही साथ हम लोग एक चीज और भी यहां से कंक्लूड कर लिए
कि जितने भी रिवर्सिबल इंजन्स हैं उनकी इफिशियंसी उनके वर्किंग सब्सटेंस पर डिपेंड नहीं करता है, जो कि हमारे आगे के एक नए लेक्चर के लिए बेस है। और वह है क्या? एब्सोल्यूट स्केल ऑफ टेम्परेचर, जिसको कि हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज द एब्सोल्यूट स्केल ऑफ टेम्परेचर एंड व्हाट इज द नीड ऑफ एब्सोल्यूट स्केल ऑफ टेम्परेचर एंड व्हाई 0 पॉइंट एनर्जी इज नॉट एटेन्यूएबल। ओके, तो इन सब चीजों को हम लोग अपने आने वाले वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही।